कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। दोस्तों, अभी हमें थमना नहीं है, क्योंकि पहले ईएमआरएस का पेपर यानी कि टायर 2 और फिर इंटरव्यू क्लियर करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम करेंगे। हमें ये खुद में विश्वास लगाना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, तभी हम विजय को प्राप्त करेंगे। अगर टायर 1 के बाद आप रुक जाएंगे तो याद रखना दोस्तों, आगे आने वाला समय मुश्किल होगा और हम सभी को यहाँ से विजेता बनकर ही निकलना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। और आज जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे एएमआरएस टायर 2 की। आज हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, आपको किस प्रकार तैयारी करनी है। आज हम बात करेंगे कट ऑफ क्या रह सकती है। आज हम उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे जो आपकी एएमआरएस यानी कि टायर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्या रहेगी आज की बातें, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी पद थे, ये सभी हमें पता है, पर यहाँ से टायर 1 के बाद कितने जो स्टूडेंट्स हैं, कितने विद्यार्थियों हैं, उन्हें टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि वो टायर 2 का एग्जाम दे पाएंगे। उन सभी पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से हमारा टायर 2 का पेपर रहेगा। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे या इस बार डिस्क्रिप्टिव भी है, यानी कि सब्जेक्टिव भी है, पिछले पेपर में जो कि नहीं था, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या हमारा सिलेबस था, जिसको मैंने इंग्लिश और हिंदी आप लोगों के लिए दोनों में ही है सिलेबस लेकर आ चुका हूं। साइट पर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, पर मैंने जो है इसे पूरी तरह हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप सभी के लिए आसान रहेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि वहां पर बात, जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जब हम कॉलेज में बीपीएड डीपीएड एमपीएड के एग्जाम देते थे, तो वहां पर तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो हमें कहा करते थे कि भैया पेपर जो है वो बस भर के आना है, पर यहाँ पर वो बात नहीं चलेगी। तो उसके ऊपर मैं आपको बात बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स जो है वो क्यों जरूरी है। अब बात डिस्क्रिप्टिव की आ चुकी है तो वो और ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। फिर हम बात करेंगे किस किस को तैयारी करनी चाहिए, कट ऑफ क्या रह सकती है। सभी बातें लॉजिक यानी कि तर्क पे ही होगी, ऐसे हवा में बात करने का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। आगे देखेंगे पिछली बार की कट ऑफ यानी कि टायर 2 के बाद क्या कट ऑफ रही थी, उसके बावजूद उसके बाद भी हम बात करेंगे उसके बारे में। और फिर हम बात करेंगे किस प्रकार आपको जो है आगे की तैयारी करनी है, यहाँ से आगे आपको कैसे अपना रास्ता देखना है, एक राह दिखाना मेरा काम रहेगा। तो इन सभी विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारा यहाँ पर हमने जो एग्जाम देकर आए हैं टायर 1 का, यानी कि सभी विद्यार्थियों ने सकुशल जो है टायर 1 का एग्जाम दिया है। आपने बहुत मेहनत की है, पर याद रखना दोस्तों, अभी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं, हमें विजेता बनकर ही रुकना है। तो ध्यान रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, इतने इतने पद हमने निकले थे, 173 और 299। यहाँ पर ये 173 और 299 मिलकर कुल बन जाते हैं 472, यानी कि कुल फिजिकल एजुकेशन टीचर के अंदर 472 जो है पोस्ट आई थी एएमआरएस के अंदर। पर यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अब 472 है तो इसको इनटू मैं 10 कर देता हूँ। इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम देंगे 4720, यानी कि इन सभी का जो है वो चयन होगा टायर 2 के लिए। तो आप क्या, आपका नंबर इसके अंदर आएगा, कितनी रहेगी कट ऑफ, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पर यहाँ से ये निकलता है कि कुल हमारे पास, यानी कि अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मेल का, तो मैं मेल की बात करता हूँ 1730 स्टूडेंट्स को जो है टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और जबकि फीमेल की बात करूं तो 2990। तो इसका बहुत बड़ा फर्क जो है वो हमारी कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा कि मेल और फीमेल पे कट ऑफ जो है वो निश्चित रूप से जो है बहुत अलग तरीके से जाएगी। आगे हम बात करेंगे सभी चीजों के ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या हमारा रहेगा। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है टायर 2 के लिए ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, यानी कि टायर 1 का जो एग्जाम है उससे हर एक पोस्ट पर 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है वो टायर 2 देने के लिए कहा जाएगा। तो ये हमारा बोल रहा है। अब वो बोल रहा है किस प्रकार से जो है हमारा पेपर होगा। तो मैं आपको सीधा साफ साफ बता दूं कि यहां पर पेपर के अंदर 40 जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि यहां पर 40 प्रश्न जो है वो कौन से होंगे, एमसीक्यू होंगे।
एमसीक्यू प्रश्न होंगे 40 प्रश्न, और वो 40 प्रश्न जो है कितने नंबर के होंगे, तो वहां पर ये भी चीज साफ साफ लिखी हुई है कि 40 प्रश्न 40 नंबर के होंगे। ठीक है सर। अब बात आती है किसकी, डेस्क्रिप्टिव प्रश्न की। और डेस्क्रिप्टिव प्रश्न जो है यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न जिसे हम कह सकते हैं, वो 15 प्रश्न रहेंगे। और वो कितने नंबर के रहेंगे, तो वो 60 नंबर के रहेंगे, यानी कि हर एक प्रश्न 4 नंबर का बन जाता है। फिर अगर मैं बता दूं तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, पर नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर ही रहेगी। इस बात को भी हमें ध्यान में लेकर चलना है। तो अगर मैं एक उसके बाद ये तो आपका टायर 2 होगा। ये टेस्ट कितने का है, तो ये 3 घंटे का होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर ओनली फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ टायर 2, यानी कि जो टायर 2 में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो है वो 40 नंबर का इंटरव्यू होगा उनके लिए। ठीक है। अब क्या है, अब वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि अब बात आएगी चयन की। यानी कि अभी तक जितने भी विद्यार्थी जो टायर 1 का एग्जाम क्लियर करके आए हैं, अभी तक कोई मतलब नहीं था, बस हमें 10 गुना के अंदर आना था, हम सकुशल आ जाएंगे। जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, बताऊंगा क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जो विद्यार्थी जो है आ गए हैं, अब उस टायर 1 के मार्क्स का कुछ भी मतलब नहीं होगा। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट यानी कि टायर 2 ओनली एंड इंटरव्यू विल बी रेश इन द रेशियो ऑफ 80% एंड 20%। यानी कि यहां पर इन 100 नंबर में से जितने मार्क्स आपके आएंगे उसका 80% जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर लिया जाएगा, और जबकि 20% जो है इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। यानी कि ये जो 40 नंबर है, अगर एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि क्या रहेगा, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बात करता हूं टायर 2 की। और टायर 2 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, कितने 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। प्लस हमने देखा, अब इसके मैं मार्क्स भी लिख देता हूं, तो यहां पर ये कितने मार्क्स बताए हैं, ये 40 मार्क्स उन्होंने बताए हैं। प्लस अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव प्रश्न की, तो सब्जेक्टिव प्रश्न हमें कितने देखने को मिलेंगे, तो सब्जेक्टिव जो है 15 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, और जबकि ये मार्क्स हमारे कितने बन जाएंगे, 60 मार्क्स बन जाएंगे। यानी कि हर क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू कितने मार्क्स, 4 मार्क्स का यहां पर एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। अब क्या होगा सर आगे, अब हम चलते हैं थोड़ा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस जो है कितने पार्ट में बांटा गया है और कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक को पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं टीजीटी। ये आपको दिख रहा है फिजिकल एजुकेशन थ्योरी पेपर, पार्ट ए है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाएगा। ये कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा है। सबसे पहले उनसे बात की है मीनिंग की, meaning and definition of physical education, aim and objective, modern concept and scope of physical education, need important of physical education, place of physical education in the total education process। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बेसिक बात हुई है, क्या उसकी नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी डेफिनेशंस है, उन सभी के ऊपर यहाँ पर इस फर्स्ट यानी कि पार्ट ए के जो फर्स्ट टॉपिक है इसके ऊपर बात की है। अब बात करते हैं पार्ट ए का सेकंड टॉपिक, और यहाँ पर बहुत क्लियरली उसने दिया हुआ है कि क्या इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज रहेंगे, प्रभाव क्या रहेंगे मस्कुलर सिस्टम पर, सर्कुलेटरी सिस्टम पर, रक्त परिसंचरण तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पर सीधे सीधे ये इफेक्ट पूछे गए हैं। तो इसको हमको क्लियर करना है। ठीक है। अगला जो है वो तीसरा पार्ट आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि यहां पर बात होगी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। ठीक है सर, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अचीवमेंट, मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्स एथिक्स। तो ये सभी बात जो है इसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर की गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जो है उन्होंने बहुत कम दे रखा है, पर यहाँ से चीज़ें जो है और पूछी जाती है। टीम कोहेजन की बात होगी यहाँ पर। अगर और मैं बात करूं तो कल्चरल की बात होगी यहाँ पर। अगर मैं और बात करूं तो स्पोर्ट्समैनशिप की बात होगी। तो वो सभी टॉपिक जो है वो इसके अंदर यहाँ पर जोड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बात की है स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्स एथिक्स की बात की है। आगे चलते हैं फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस की बात। तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, फिर है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, एरोबिक एक्टिविटीज, जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक्स एंड रिदमिक एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन इन गेम्स इन स्पोर्ट्स एंड सर्किट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर देखो सिर्फ आप सर्किट ट्रेनिंग ही आपको दिख रहा है। चलो अब इसको हम आगे हिंदी में भी देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, इसके उद्देश्य, लक्ष्य, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा, आवश्यकता, महत्व, समग्र शिक्षा प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा का स्थान। फिर बात हो रही है पहलू की, तो यहाँ पर मांसपेशी देख लो, इनका प्रभाव की बात हुई है, कौन कौन से मांसपेशी, परिसंचरण, श्वसन और पाचन। फिर बात कर रहा हूँ मनोवैज्ञानिक तंत्र की, मनोवैज्ञानिक पहलू की, तो परिभाषा, उपलब्धि, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, खेल भावना और खेल नैतिकता की बात की गई है। शारीरिक फिटनेस और तंदुरुस्ती में यहाँ पर जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक्स, लयबद्ध व्यायाम, खेल में भागीदारी, सर्किट प्रशिक्षण, इनकी बात की गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग मेथड्स की बात की गई है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट था इसमें एंड में सिर्फ डाला है क्या, सर्किट ट्रेनिंग, जबकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पर है, हमारा ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर है। तो ये इस प्रकार से सिलेबस को थोड़ा दिया हुआ है, हमें बारीकी से चीज़ों को देखना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग मेथड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रेनिंग मेथड्स में क्या है, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, वार्म अप, लिमरिंग डाउन यानी कि कूलिंग डाउन की बात की गई है, गरमाना यानी कि वार्मिंग अप की बात की गई है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, कौन कौन से स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के मेथड्स होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक सभी आ गए। एंड्योरेंस डेवलपमेंट में देखो कंटिन्यूस, इंटरवल, फार्टलेक, मेथड्स ऑफ स्पीड डेवलपमेंट, एक्सेलरेशन, रन्स एंड पेस रन्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन उनका पॉइंट जिक्र नहीं है, पर यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो हमें तैयार करना है। जो चीजें दी गई है वो कम होती है, बट अगर आप पिछले जो EMRS का पेपर उठाएंगे वहां पर प्रश्न बने हुए हैं। EMRS 2023 का पेपर जो है हमने हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो फ्री में डाल रखा है, तो आप सभी वहां पर जाएं, आप देखें। पर पिछली बार का जो क्वेश्चन था वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, अब प्रश्न में सब्जेक्टिव भी जोड़ दिया गया है, जिसकी बात हमने पूरी तरह से की है। ठीक है, अब बात किसकी गई है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज कल्चरल हेरिटेज, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनेमिक्स की यहाँ पर बात की गई है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, ये हमारा था पार्ट ए। पार्ट बी में जो है हिस्ट्री ऑफ गेम्स की बात की, यानी कि यहाँ पर हमें जितने भी गेम्स है, अवार्ड्स है, स्किल्स है, पर्सनालिटीज़ है, फेमस पर्सनालिटीज़, उन सभी की बात की होगी। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स भी आएगा। तो कम से कम मैं कहता हूँ आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इसके पढ़े बिना आप मत जाना एग्जाम के अंदर, इसको ध्यान रखना। क्योंकि मेरे को ये भी उम्मीद है कि जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी एक करंट अफेयर्स के ऊपर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, तो हमें उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वो सभी चीज़ मैं आपको कराऊंगा। आप अगर चैनल पर पहली बार नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी की बातें हम करेंगे, ये कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट भी जो है वो गेम्स के ऊपर है। अब बात आती है पार्ट सी की, यानी कि यहाँ पर आ गया हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। अब इसको थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। आप देखेंगे प्रशिक्षण के तरीके, यहाँ पर सभी प्रकार के किस प्रकार से हम शक्ति को बढ़ा सकते हैं, सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है, और गति को बढ़ा सकते हैं। फिर है शारीरिक शिक्षा के समाजशास्त्र पहलू। फिर है पार्ट बी में आप देखोगे खेलों का इतिहास, और स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर यहाँ पर स्वास्थ्य के सिद्धांत, व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य संवर्धन और कल्याण के लिए सामुदायिक भागीदारी का महत्व, यानी कि मेनली पार्ट सी। पार्ट बी जो है वो हमारा गेम्स के ऊपर है, पार्ट सी जो है वो हमारा हेल्थ एजुकेशन के ऊपर है। अभी हम देखते हैं आगे। अब हेल्थ एजुकेशन के अंदर ये दो बड़े टॉपिक आते हैं। पहला आता है कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात की गई है, यानी कि वे सभी जो क्या है फैल सकते हैं, कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, एसेंशियल कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज टू अकर and disease process, common alert signals indicating onset of communicable disease, mode of transmission, common symptoms and prevention of spread transmission of AIDS, hepatitis B and hepatitis C। अब अगर मैं आपको फिर से बात करूं तो हेपेटाइटिस जो है वो आप देखेंगे 5 प्रकार के होते हैं, और यहां पर बात किसी गई है हेपेटाइटिस बी और सी की मुख्यतः बात की गई है, पर ए, डी और ई को भी हमें नहीं छोड़ना है। तो ए, डी और ई को भी नहीं छोड़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस ई को कहते हैं। डी जो है उसकी विशेषता ये होती है कि पहले बी होता है फिर डी होता है। बी का अगर मैं नाम देखूंगा तो वहां पर प्रश्न बनता है कि वैक्सीन किसकी अवेलेबल है, तो हेपेटाइटिस बी की है। सी किसको कहते हैं, तो साइलेंट किलर को कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स की, तो यहां पर अब्यूज ऑफ यानी कि एल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, इसकी सबकी यहां पर बात की गई है कि इनका इफेक्ट क्या रहता है एक स्पोर्ट्समैन पे, ईटिंग हैबिट्स क्या होती है, यानी
यानी कि अगर मैं वो करूँ भोजन के विकार भी कौन कौन से होते हैं, तो एक बुलिमिया होता है, बुलिमिया नर्वोसा, और एक एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। तो इन सभी की बात हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर मैं बात करूँ हेल्थफुल लिविंग की बात, तो कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट की बात यहाँ पर की गई है। लिविंग एनवायरमेंट, वर्क प्लेस एनवायरमेंट, एक क्या एनवायरमेंट होना चाहिए सैनिटरी के लिए, लीजर टाइम के लिए क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, यानी कि मनोरंजनात्मक एक्टिविटीज की बात की गई है यहाँ पर। और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो डिजास्टर वगैरह आएंगे तो उसमें किस प्रकार से हम कर सकते हैं। आगे बात करता हूं तो फैमिली हेल्थ एजुकेशन, यानी कि ये पार्ट सी ही हमारा चल रहा है। फैमिली हेल्थ एजुकेशन में मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ फैमिली एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, नीड एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड देयर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेंसुरेशन, कंसेप्चुअल एंड पेरेंटल केयर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्री मैरिटल सेक्स एंड टीन एज प्रेगनेंसीज, प्रिपरेशन ऑफ मैरिज, रोल ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड केयर। अब यानी कि यहाँ पर जो टॉपिक्स है, यहाँ से हमारे जो डिस्क्रिप्टिव सवाल है वो बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। अगर मैं आपको साधारण सी भाषा में बताऊं तो यानी कि यहाँ पर क्या है, अब मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन के किसे हम एमोनरिया कहते हैं या किसे हम अर्गोरिया कहते हैं, यानी कि यहाँ पर इतनी सारी जो मेंसुरेशन की पीरियड्स है, किसे हम मेनार्के कहते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। और क्या है कि जो प्री मैरिटल सेक्स एंड टीनेज प्रेगनेंसीज है, इसके ऊपर आपको बोल सकते हैं कि आपको लिखना है, ऐसे लिखना है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखना है, तो किस प्रकार से लिखना होगा उसकी भी बात मैं भी इस वीडियो में करूंगा। आगे मैं बताता हूं प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एड की बात की गई है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, स्प्रेन एंड स्ट्रेन और बोन इंजरी यानी कि जॉइंट इंजरीज की बात की गई है। तो बोन इंजरी में मुख्यतः जो है, अगर मैं बात करूं नॉर्मली सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू की, तो यहां पर तो पॉइंट दिया हुआ है सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की। अब यहां पर उन्होंने हार्ड टिश्यू इंजरी नहीं कहा है, जबकि हार्ड टिश्यू इंजरी बोन क्या है, एक हार्ड टिश्यू इंजरी होती है, यानी कि जो भी हमारे फ्रैक्चर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हार्ड टिश्यू के अंदर आते हैं। तो अब यहां पर भी मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत जो है पॉइंट ढंग से नहीं दिया हुआ है, पर हमें इनको कवर करके ही चलना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के बारे में आपको बताना है। तो ये चीजें, ऐसे प्रश्न जो है वो बनने की यहां से संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा, जैसे हिंदी में मैंने बता देता हूं, संक्रामक रोग के बारे में हमने देखा था कि कैसे उसको रोकथाम कर सकते हैं। एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी की बात की गई थी। समकालीन स्वास्थ्य समस्याएं जो भी है, शराब, तंबाकू और नशीली दवाओं का दुरुपयोग और व्यक्ति, परिवार और समुदाय का इसके प्रभाव, खिलाड़ियों पर शराब, तंबाकू और नशीली दवाओं का प्रभाव, मोटापा पैदा करने वाली खान पान की आदतें और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और हमने देखा था तो ये चीजें थी कि स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण के बारे में था। यहां से भी काफी क्वेश्चन आप देखोगे। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख देता हूं, यानी कि ग्रामीण और जो भी शहरी क्षेत्रों में, घर और पड़ोस में, स्कूल और कार्यस्थल में, अवकाश के समय की गतिविधि, मनोरंजन की बात यानी कि लीड अप गेम्स की बात है, खेलकूद के दौरान परिवहन, तैराकी और जल क्रीड़ाओं से संबंधित स्वास्थ्य संवर्धन और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्यावरण में सुधार में व्यक्ति की भूमिका, आपदा की तैयारी और आपदाओं के दौरान जो है स्वास्थ्य देखभाल। तो ये जो है क्वेश्चन काफी डिस्क्रिप्टिव में यहाँ से पूछे जाएंगे, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। फिर आते हैं पारिवारिक स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, ये हमने देखा। और सामान्य खेल चोटें में आप देखोगे नरम उत्तक की चोट, मोच और खिंचाव, हड्डियों की चोटें, जोड़ों की चोटें, तो इसके बारे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है मुख्यतः ये हमारा इसका सिलेबस रहता है, जो कि पार्ट ए, बी और सी में जो है मुख्यतः बांटा गया है। पर यहाँ पर आप देखोगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को जो है उन्होंने इतना नहीं कहा गया है, पर प्रश्न बनते हैं, आप पिछले पेपर उठा के देख लेना। यहाँ पर और भी टॉपिक्स है मुख्यतः, तो वहाँ पर चीज़ों को बहुत कम कम बताया गया है, पर प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर जो है वो पूछता है, तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर अगर मैं अगला पॉइंट चलूँ कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो कैसे लिखे जाते हैं, हमें किस प्रकार से, अगर हमारे सामने जो 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, और वही जो है वो मेरिट डिसाइड करेंगे, यानी कि आप वहाँ पर हमें जो हमारे कॉलेज में बताते हैं कि भैया आपको जो है पूरा बस आप लिख के आ जाओ, बस आप कुछ भी लिखो, आप एक का दूसरे में लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, पर वहां पर वो चीज नहीं चलेगी। सबसे पहला जो हम कोई भी डिस्क्रिप्टिव को जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो 3 पार्ट में हमें बांटकर जो है डिस्क्रिप्टिव प्रश्न लिखना चाहिए। ठीक है सर, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या चीज है। फिर अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन के बाद में अब यहां पर मेन आती है उसकी बॉडी। मेन जो है ये पार्ट आता है, सेकंड पार्ट, इसे हम कहते हैं मेन पार्ट, यानी कि उस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उससे आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये जो मैंने अंडरलाइन की गई है कि रोकथाम के लिए कोई भी जैसे दुर्घटना होती है तो उसको रोकथाम के लिए पर्यावरण में क्या सुधार होनी चाहिए, व्यक्ति की खुद की क्या भूमिका है। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मैं इसके अंदर क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों है। फिर आप लिखोगे बॉडी में मेन पार्ट, यानी कि अब आप खुद के दौरान पर, यानी खुद से आप क्या क्या चीजें इसमें कर सकते
सकते हैं क्या, आप सोचते हैं कि ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है, और फिर लास्ट में हम लिखेंगे क्या, कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको जो है आपका क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छे नंबर लाने हैं तो इस तरीके से हमें जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ चलना है। और यहां पर जब भी हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन 3 भाग में ही आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन पहला पैराग्राफ, दूसरा है बॉडी और तीसरा है क्या, कंक्लूजन। और ये बॉडी जो है ये मेन पार्ट जो है रोल प्ले करेगा। यानी कि यहां पर आपको अधिक लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, यहां पर आप क्या लिख रहे हो उसके आपको नंबर मिलेंगे। तो हमें चीजों को समझना पड़ेगा, हमें कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तब हम जो है चीजों को कर पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, यानी कि इन्होंने, अगर मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं, तो इन्होंने तो सिर्फ क्या बताया है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, रक्त परिसंचरण तंत्र पर, यानी कि और अगर मैं बात करूं तो मस्कुलर सिस्टम पर, श्वसन तंत्र पर, इन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। पर जब तक हम पूरा समझेंगे नहीं कि मसल्स क्या होती है, छोटी इकाई क्या होती है, कैसे बनती है, और तो हम इसके प्रभाव कैसे देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं एट्रोफी की, हाइपर एट्रोफी की, एथलीट हर्ट की, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं एक एथलीट के ऊपर, तो एथलीट हर्ट के अंदर क्या हो रहा है भैया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा है। अगर मैं बात करूं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट जो है वो कम हो जाएगी। फिर अगर मैं और बात करूं तो उसका जो लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल यानी कि लेफ्ट, अगर मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल या बाया नीले की बात करूं, तो उसके जो आकार में वृद्धि हो जाती है, उसकी मांसपेशियां जो है वो चौड़ी हो जाती है, थिकन हो जाती है। तो इन सभी की बात जब हम इसको पूरे को समझेंगे तो हम इसके इफेक्ट की बात कर पाएंगे। क्योंकि यहां पर आपने क्या है, सिर्फ पॉइंट लिख दिया कि सर जो है इफेक्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ये इफेक्ट पड़ रहा है, ये पॉइंट हमने लिख लिए, पर उसके अंदर की चीज चेक होगी। क्योंकि हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं कॉलेज में, तो वहां पर तो आप सिर्फ पॉइंट लिखते थे, बट यहां पर पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा। तो हमें इस तरीके से जो है अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को जो है वो फ्रेम करना है। आगे चलता हूं। अब यहां पर जब भी आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाएं, 100% इस फॉर्मूले को आप अपना देना। शॉर्ट नोट्स अगर आप नहीं बनाए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो कि सपोज मैंने अभी एथलीट हृदय की बात करा था, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट की, तो यहां पर मैंने कहा कि भाई इफेक्ट में क्या हो रहा है कि एथलीट हर्ट जो है वो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो अब आप एथलीट हर्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, तो मैंने कहा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर मैंने लिखा क्या, कार्डियक आउटपुट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर मैंने क्या लिखा, ब्रीथिंग रेट जो है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। फिर मैंने क्या लिखा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो शेप है आप लिख सकते हो, वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि बढ़ गया। फिर मैंने क्या लिखा कि जो मसल्स है वो क्या हो गई, थिकन हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब तक हम ये ऐसे शॉर्ट में, अब यहां पर क्या है कि आप इन सभी पॉइंट को जो है बनाकर लिख सकते हैं। फिर अब जैसे कार्डियक आउटपुट है, तो कार्डियक आउटपुट को आपने रिलेट कर दिया कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये है इसका फॉर्मूला होता है। और हमें इस तरीके से जो है आपको बताना है कि जब एक एथलीट का हृदय होता है तो नॉर्मल हमारी ब्रीथिंग रेट है वो 72 रहती है, या नहीं, नॉर्मल हार्ट रेट जो है और ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 20 रहती है। फिर उस टाइम वो कम हो जाती है, जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 72 ml होता है, वो बढ़कर जो है 120 110 to 120 हो जाता है। तो ये सब चीजें, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपको यही नहीं पता है, अगर हम सिर्फ ये पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, अगर हमें ये पता ही नहीं है, तो हम किस प्रकार से ये जो है लिख पाएंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में ये बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको किस प्रकार से जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। आप मेरे डेमो वीडियोज़ देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन कौन तैयारी करे, बात इसकी कर लेते हैं कि सर क्या मैं मेरी तैयारी करने के लिए एलिजिबल हूं, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर कि हमारे पास कितनी पोस्ट थी, यानी कि सबसे पहले पॉइंट पे मैं जाता हूं। आप देखेंगे 173 तो है मेल की और 299 है फीमेल की। ठीक है सर, तो अब इसकी बात हम यहां से रिलेट करके पढ़ते हैं, थोड़ा लॉजिक के साथ करते हैं। 173 और 299 ये है मेल की और ये रहेगी फीमेल की। अब सबसे जो मेजर पॉइंट जो प्ले करेगा, एक तो क्या है कि कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। लास्ट टाइम की मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, तो अप्रॉक्स 60 के आसपास थी, पर यहां पर कट ऑफ होने का क्या है, एक तो 90% जो स्टूडेंट्स है वो बाहर है, 90% स्टूडेंट्स आर आउट इन दिस कंपटीशन। क्यों सर, क्यों आउट है, क्यों वो बाहर हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट डाल रखा था कि आपको बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जब आप बीए कर रहे हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए और तीनों ही साल होना चाहिए, प्लस बीपीएड होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीपीईएस प्लस बीपीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास 4 साल की बीपीएड होनी चाहिए। तो 90% स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पर अभी तक जो है वो मोस्टली 90% स्टूडेंट्स आउट है। तो कट ऑफ कम जाने का पहला कारण तो ये बनेगा। ठीक है, दूसरा कारण अगर मैं आपको बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे
पास फ़ोन आया था, मैंने इसके पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश में जो है वो दिक्कत देखने को मिली थी। हिंदी में ये बताया गया था कि आपको हर लैंग्वेज के डोमेन में जो है वो 4 नंबर लाने हैं, यानी कि 40% लाने हैं 10 आउट ऑफ। और जबकि इंग्लिश में बताया गया था कि एग्रीगेट आपको इतने लाने हैं। और जब मैंने पहले ईएमआरएस के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है कि यहाँ पर 40% जो है आपको एग्रीगेट लाने हैं। और इस बार पेपर ऐसा आया था कि जो हर व्यक्ति जो है अगर उसने ध्यान से इंग्लिश में पढ़ा है तो वो 12 नंबर लेकर आ जाएगा, पर क्योंकि हिंदी में ऐसा लिखा हुआ था तो काफी सारे हिंदी वाले अभ्यर्थियों ने क्या वो गलती कर दी कि वो हर में क्या है 40% लाने की कोशिश में वो थोड़ा नीचे आ गए। तो वो चीज जो है वो इफेक्ट यहां पर करेगी, वो इफेक्ट डालेगी, प्रभाव डालेगी यहां पर। तो उससे भी कट ऑफ मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कम जा सकती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं कि 173 और 299, यानी कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी मैं कह सकता हूं कि इतना डिफरेंस है दोनों में। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप मेल कैटेगरी में हैं और अगर आप जनरल में आ रहे हैं तो आपको यहां पर कितनी चाहिए, 50 मार्क्स कम से कम चाहिए। अगर 50 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप यहां पर निश्चित रूप से जो है सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी सब कैटेगरी जो है वो थोड़ा थोड़ा कम कर देना। जनरल कैटेगरी में अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, तो आप निश्चित रूप से 100% होकर मानकर चले कि आप अपनी टायर 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे, सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। जबकि फीमेल में बात कर रहा हूं, एक तो क्या है पोस्ट भी अधिक है, 299 पोस्ट है, फिर वापस सर वही चीज 90% स्टूडेंट्स बाहर हो चुके हैं, फिर वापस वही चीज की पेपर में मिसकंसेप्शन हुआ था, उसकी वजह से दिक्कत आई है। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि जो फीमेल्स है वो आप देख सकते हैं 40 to 45 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं टायर 2 के लिए। जो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ये लिखो, मैंने दोनों के लिए जनरल कैटेगरी लिख दिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है वो लॉजिक के ऊपर मैंने आपको बताया है कि ये चीजें जो है वो रहेगी, इतनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। क्योंकि अगर आप दोनों में देखोगे इसमें 173 299, तो निश्चित रूप से जो है यहां पर कट ऑफ भी नीचे जाएगी और प्लस फीमेल कैटेगरी भी है, तो फीमेल और फीमेल में जनरली भी जो है वो कट ऑफ का डिफरेंस रहता है। तो अगर आपके, मैं तो कह रहा हूं 40 मार्क्स भी है फीमेल में, तो वो सभी जो है वो तैयारी करें। यहां से मैं आपको कह रहा हूं कि आपका बहुत ज्यादा चांसेस है। और इस बार हमारे पास एक अच्छा मौका है, जो भी व्यक्ति जो है एलिजिबल है उनके पास एक अच्छा मौका है कि इस बार ईएमआरएस में जो है विजय प्राप्त करने का मैं कह सकता हूं। तो ये हमारा जो है कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि अगर इतने इतने नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जो है वो तैयारी करें। आगे चलते हैं कि अब पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी। पिछली बार की कट ऑफ रही थी, ये मैं इंटरव्यू से पहले ही कट ऑफ बता रहा हूं, यानी कि इन 100 नंबर में से कितने कितने कट ऑफ रही थी आप देख लो। सबसे पहले ये आउट ऑफ क्या है, ये आउट ऑफ 100 है। पहले तो इस बात को क्लियर कर लेना, ये कट ऑफ जो है वो टायर 2 के बाद ही कट ऑफ है, यानी कि आउट ऑफ 100 मार्क्स में से ये कट ऑफ हमारी रही थी। तो अब आपको ध्यान रखना, और पिछली बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही हुआ था, सब्जेक्टिव इस बार ही हो रहा है, तो इसलिए ये कट ऑफ जो है अभी और कम जा सकती है। तो तैयार रहना दोस्तों। देखो क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टीजीटी की फीमेल की बात करूं तो मात्र 28.25 नंबर ही कट ऑफ रही थी। अब आप देखो ये कितना कम आंकड़ा है। ये 100 में से अगर आप 29 नंबर लेकर आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव भी अच्छे खासे सही हो रहे हैं तो भी आपकी सिलेक्शन के बहुत नजदीक। और सब्जेक्टिव में अगर हम थोड़ी सी अच्छी नॉलेज लेते हैं, डीप नॉलेज के साथ हमें जाना है इस बार, तो हम बिल्कुल चैनल ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की आप देखो ये अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की देखो आप मात्र 8.25 नंबर, ओबीसी की आप देखो मात्र 4 नंबर, एससी की देखो 8.50 नंबर, एसटी की देखो 7.25 नंबर। तो आप देख सकते हो ये हमारी जो है ये कट ऑफ रही थी पिछली बार फीमेल के अंदर। अब बात करता हूं मेल के अंदर, तो 52.75 नंबर रही थी, जो इस बार जो है कम होने की उम्मीद है मुझे। क्योंकि एक तो क्या है कि ऑब्जेक्टिव में जो है कि चीजें नंबर जो है वो कटने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि जो सही है वो सही है। जबकि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप 15 नंबर से किस प्रकार से आप लिख रहे हो। कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव में अच्छा हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि वो लिखने में भी अच्छा हो, तो आपको प्रैक्टिस जो है अभी से ही करनी पड़ेगी। तो 52.75 रही थी, ईडब्ल्यूएस में 43.25, ओबीसी में 40.75, एससी के अंदर 34, एसटी के अंदर 20 और अदर के अंदर 23, और ये 9, हैंडीकैप के अंदर 9 ही रही थी। तो ये हमारी जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। इन कट ऑफ के ऊपर जिन बच्चों के नंबर आए थे तो उनको जो है कॉल कर दिया गया था लास्ट तक आते आते। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप भी अच्छी मेहनत करते हैं तो ये नंबर लाने हमारे लिए मुश्किल नहीं होंगे, और बहुत अच्छा मौका है क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है वो आउट है इस बार। एनवीएस केवीएस में उन्हें एलिजिबल कर दिया है पर ईएमआरएस के अंदर अभी तक एलिजिबल नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी एलिजिबल है वो निश्चित रूप से यहां से मेहनत करके आगे जाएं। ठीक है, अब आपको तैयारी कैसे करनी है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमें यहां पर एमसीक्यू और सब्जेक्टिव यानी कि डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सभी की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही है मेन रोल प्ले करेंगे। एमसीक्यू में जो अच्छे होंगे वहां पर नंबर फिक्स है, वहां पर नंबर कट नहीं सकते हैं। अगर आपने गोला जो है वो सही भरा है, अगर आपने एमसीक्यू में एकदम सही चीज की है तो वहां नंबर कट नहीं सकते हैं, पर वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है।
ठीक है। तो हमें जो है कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, तो अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो ये चीज होती थी क्या, पहले हमें देखना था एक था हार्ड वर्क। पहले ये चीज चलती थी, मैं आपको बता देता हूं कि पहले क्या, पहले किस प्रकार से पुराने एग्जामों में तैयारी की जाती थी। और एक दूसरा चीज क्या थी, कंसिस्टेंसी। और दूसरी चीज क्या थी, कंसिस्टेंसी। हमारे पास यहां से कितने मंथ्स है, 2 मंथ्स है, क्योंकि हमारा पेपर बहुत अधिक संभावना है कि फेब एंड या मार्च में हो जाएगा। ठीक है, फेब एंड या मार्च में जो है हमारा पेपर होने की बहुत अधिक संभावना है। और मैं लिख देता हूं मार्च। ये पेपर, ये जो मैं क्लास है इसको आप सेव कर लेना। ये जब आपका रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये देखो ये मैंने पहले आकर कहा था और वही चीज हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो चीज है, अब अगर मैं आपको बात बताऊं कि अब ये जो कंसेप्ट है इसको हटाया गया है, तो सर अब क्या जोड़ा गया है, अब हमारे पास इस हार्डवर्क की जगह आता है स्मार्ट स्टडी। यानी कि हमें पहले वो चीजें सोचनी पड़ेगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कहां से प्रश्न अधिक बन सकते हैं, हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा। काफी बच्चे तो ये गलती करते थे कि वो एमआरएस का पहला पेपर ही नहीं देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिमाग एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाहर से भी प्रश्न बनते हैं, उन्होंने सिर्फ टॉपिक दे रखा है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रखा है। तो एक स्मार्ट स्टडी रहता है, तो अभी ये चल रहा है। प्लस कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप चयन ले सकते हैं। और ये स्मार्ट स्टडी में क्या होंगे, तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी हमारी राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होगी। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। और आगे अगर आपने केवीएस एनवीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स हमें बनाने पड़ेंगे, हमें इस तरीके से जो है तैयारी करनी पड़ेगी, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एमसीक्यू की भी करनी है, सब्जेक्टिव भी करनी है। जितना हाथों के ऊपर जोर देंगे उतना चयन के नजदीक जाएंगे। ये बात मेरी मान रख लेना कि जितना आप हाथों से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चयन के आप नजदीक जा रहे हैं। सिर्फ किताबें लेकर नोट्स लेकर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वो जमाना चला गया है। और पीडीएफ जो है मैंने बता रखा है वो बर्बाद कर देगी, क्योंकि हमारे फोन में क्या होता है कि वहां से भी नोट्स आ गए, उधर से भी कोई किताब आ गई, ये भी पढ़ लिया, पर वो पीडीएफ सिर्फ फोन में ही पड़ी रहती है, वो हमारा मेमोरी भरती रहती है। हाथों पे थोड़ा जोर दें, आप चयन के बिल्कुल नजदीक जाएंगे, यानी कि विजय को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है एमआरएस का उड़ान बैच है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है। आप इसकी तैयारी जो है यहाँ से कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट जो है आप सीधा सीधा प्ले स्टोर पे लिख लीजिए और वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये हमारा लोगो है, ये लोगो आप देख लीजिए, पेप का, पीईपी क्लासेस का, तो ये लोगो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको शानदार तरीके से, हम पूरा पार्ट ए बी सी की पूरी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। हर क्वेश्चन की मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पार्ट ए में से कौन से टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तो हमारी बहुत शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उन सभी के ऊपर हमने न्यू ईयर ऑफर जो है वो लगा दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या क्या पूरा रहेगा, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। कोर्स ऑफर जो है हमारा, इसका जो प्राइस था वो था 4999 इस कोर्स का प्राइस, क्योंकि इसके अंदर जो है हम टेस्ट सीरीज भी जो है वो साथ में दे रहे थे। टेस्ट सीरीज भी साथ में दे रहे हैं सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, एमसीक्यू पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी है। नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि भैया क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है। पर अभी जो भी हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो भी हमारे एएमआरएस का बैच आज से ज्वाइन करेंगे, उसको हमने ये कोर्स है वो सिर्फ 2099 दे रहे हैं। यानी कि सिर्फ 2099 में आपको हमारा ये कोर्स मिल जाएगा। मात्र 2100 रुपए के अंदर हमारा ये कोर्स आपको रहेगा। तो आप शानदार तैयारी जो है हमसे जुड़कर कर सकते हैं, मात्र और मात्र 2100 रुपए में। अब इसके क्या फायदे रहेंगे, ये इसके फायदे रहेंगे कि ये 1 ईयर तक आपको वैलिडिटी रहेगी। 1 ईयर तक क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। तो अगर आप भविष्य में एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड का आपका एग्जाम है, सीईटी का एग्जाम भी होने वाला है, और अगर मैं बात करूं तो चाहे आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार मौका है। अगर आप केवीएस और एनवीएस में भी आपने फॉर्म डाल रखा है तो वो भी इसी बैच में सब चीज़ें जो है हम कवर करेंगे। ये बैच आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। बिल्कुल आप शानदार तरीके से जो भी प्रश्न होंगे वो सभी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये बैच रहेगा, मैंने आपको बता दिया। और इसमें मैं बता देता हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो साथ में फ्री रहेगी। टेस्ट सीरीज़ जो है वो अगर आप बैच लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ जो है आप सभी के लिए फ्री रहेगी, पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। मात्र आपको 2099 रुपये जो है वो देने हैं और 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है 7982692210
9413 पर आप कॉल कर कर हमसे कोई भी अपना प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए तत्पर है बिल्कुल पूरी तरीके से। इस बार मैं कह रहा हूँ कि इस बार इतिहास बनेगा, मैं कह रहा हूँ यहीं पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो चयन लेकर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ सिलेक्शन जो पूछा गया है वही दोहराया जाएगा। काफी सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि हम सिर्फ ये गलती करते हैं कि हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं, हम पीवाईक्यू एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको साथ में देना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रश्न जो है अलग अलग विभिन्न विभिन्न भर्तियों में जो है वो बन रहे हैं और क्या क्या बन सकते हैं। आपको इसका अंदाजा होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो चीजें सही है, क्या हम उन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा सीधा सा है कि हमें इस बार चयन लेना है, एक ही है कि सिलेक्शन होगा तभी बात होगी। ज्ञानी नहीं बनना है, ईएमआरएस में पीटीआई बनना है या ईएमआरएस में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है। ज्ञानी बनाना हमारा मकसद नहीं है, सिलेक्शन दिलाना हमारा मकसद है। इसलिए जो पूछा गया है उसी के ऊपर बात होगी। और सर और क्या है, तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है जो मैंने बोला है आपको हमारे कोर्स के साथ क्या रहेगी, फ्री रहेगी पूरी तरह। अब क्या क्या इस टेस्ट सीरीज की विशेषता है आपको बता देता हूं कि अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं तो ये आपको 599 की पड़ेगी, नहीं तो ये हमारे बैच के साथ फ्री रहेगी। अब इसमें क्या है, पूरे भारत की जितने भी पिछले 5 वर्षों की शारीरिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा के पेपर जो है वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। पिछले 5 सालों में चाहे ईएमआरएस का पेपर है, चाहे केवीएस का पेपर है, चाहे एनवीएस का पेपर है, चाहे एचटेट का पेपर है, चाहे DSSB का पेपर है, चाहे आरपीएससी का पेपर है, चाहे हरियाणा का पेपर है, किसी का भी पेपर है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, तो वो सभी पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे बिल्कुल। और क्या है, एनसीईआरटी आधारित कक्षा 9 से 12वीं तक के प्रश्न भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। और क्या मिलेगा सर, यूनिट वाइज, जिस प्रकार से हम यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं ABCD, ABC में जो पार्ट बांटे गए हैं वो सभी पार्ट के भी प्रश्न आपको इसके अंदर साथ में मिलेंगे। और नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो है हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो भी बन सकते हैं। तो नई परीक्षा पैटर्न पर क्या आधारित रहेंगे वो भी आपको साथ में मिलेंगे। तो मात्र 2099 रुपए आपको पे करने हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये आपको 6000 प्रश्न मैंने दावा कर रखा है, पर ये आंकड़ा जो है मैं कह रहा हूं 10,000 प्रश्न प्लस जाएगा, यानी कि 10,000 प्लस प्रश्न जो है वो आपको यहां से इस टेस्ट सीरीज से आप लेकर जाएंगे। तो बिल्कुल ये चीज है, सभी के लिए है ये ऑफर, आप जल्दी से जल्दी जो है इससे जुड़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, ये हमारा एप्लीकेशन है फिजिकल एजुकेशन पॉइंट, या आप सीधा सीधा इसको स्कैन कर लीजिए, ये हमारा एप्लीकेशन पर आप पहुंच जाएंगे। और किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी सवाल है, तो या तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर आप इस नंबर पर सीधा हमें व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, हम आपसे जुड़ जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से एक एक बच्चे को देखूंगा, क्योंकि इस बार मेरे को सिलेक्शन देना है आप सभी को। और देखिए जो चीज़ साफ थी, मैं अगर चाहता तो मैं टायर 1 के लिए भी टीचर्स को रख सकता था। मैं अगर चाहता हूं तो मैं, जैसे और भी तैयारी स्टूडेंट्स मेरे से कर रहे हैं, तो मैं आरपीएससी के लिए भी फर्स्ट पेपर की तैयारी आराम से करा सकता था। बट मेरे को चाहिए कि आप डेमो क्लासेस देखोगे, जिस तरीके से मैंने पढ़ा है वही मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम जितनी चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे, एक से दूसरे को ध्यान रख के पढ़ेंगे, वो हमें ज्यादा इजीली याद होगा। अगर हम बस चीजों को, मैं आपको बस आके पढ़ा दूं, आपको वो याद हो रहा है नहीं हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। हमें याद होना भी बहुत जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो हमें जो है चीजों को किसी ना किसी तरह लिंक करके पढ़ना है, कोई ट्रिक्स के माध्यम से करना है। आप जो मेरे जितने वीडियोस देखोगे सब में आप में कुछ ना कुछ इस तरीके से मिलेगी जिसको हम ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो कि जो हम 1 साल पढ़ रहे हैं, क्या वो पॉसिबल है कि हमें 2 घंटे के अंदर याद रहेगा, 2 से 3 घंटे में जो हमारा पेपर होगा? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कितनी बादाम खा लो, वो याद नहीं रहेगा 1 साल का 2 से 3 घंटे में। तो हमें चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ना है, कोई शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो सभी चीज़ें जो है मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा। चाहे आप डेमो क्लासेस देख लीजिए, सभी यूनिट्स की डेमो क्लासेस आपको हमारे वीडियोज़ में मिल जाएगी। आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी है। बहुत आसान था कि अगर मैं किसी को भी पेपर 1 के लिए लाकर खड़ा कर दूं तो मैं हजारों रुपए में कमा सकता हूं। बट बात यह है कि मेरे स्टूडेंट का चयन चाहिए मुझे, जो चीज, क्योंकि बहुत दिक्कत की बात होती है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है कुछ चंद नंबर से, या अगर हमारी वजह से वो रह जाए, तो क्योंकि मुझे जो है पूरा 100% देना है, कोई भी विद्यार्थी हो उसके लिए, तो मैं पूरा अपनी तरीके से 100% देने को आपके लिए तत्पर हूं। पर बात यह है कि आपको भी साथ में 100% देना है, तो निश्चित रूप से जो है हम विजय को प्राप्त करेंगे। तो जो चीजें मेरे लिए पॉसिबल है वो 100% मैं आपको मेरी पूरी तैयारी के साथ आपको दूंगा। और जो चीजें नहीं है, हम साफ कह देते हैं स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे जैसे, अगर राजस्थान की भी बात करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पेपर 1 के लिए, मैं उन्हें कह देता हूं कि आपको जहां से करना है आप वहां से कीजिए। देखो जो चीज मेरे लिए अच्छी
है जो मैं अच्छा प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैं आपके भविष्य के साथ नहीं खेल सकता हूं। ये बहुत बहुत सत्य है, क्योंकि मुझे पता है एक स्टूडेंट जो है कितनी परिस्थितियों से निकल कर आता है, और फिर अगर मैं आपको गलत ज्ञान दे दूं या वो चीज़ आपको बता दूं जो आपके लिए काम की नहीं है, या बस किसी को भी कुछ चंद पैसों के लिए लाके खड़ा कर दूं, तो वो बहुत गलत है चीज़ें। तो ये आपके भविष्य के साथ बिल्कुल भी कोई खिलवाड़ किसी प्रकार का मैं नहीं होने दूंगा। जब तक मैं हूं इस चैनल पर जो है वो सब चीज़ें मैं आपको दूंगा, चाहे आप कोर्स लें चाहे नहीं दें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कुछ जो हमारा 10 मिनट शो है या और कुछ वीडियोस है, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं कुछ लेकर जाएं, और सबसे पहले जो है खबर लाने की कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा। तो आप सभी जो है, आपको कोई डाउट है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या हमें कॉल करके जो है कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारी एप्लीकेशन है फिजिकल एजुकेशन पॉइंट नाम से। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे भी आप मिल जाएगी। ऐप स्टोर पर अगर आपको चाहिए तो आप सेम हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर देना, हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से जो है आप ऐप स्टोर पर भी हमारी एप्लीकेशन को चला सकते हैं और एक शानदार तैयारी जो है हमसे जुड़कर कर सकते हैं। ये हमारा डायरेक्ट आप इसको स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अंत में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कौन सा चैनल है भैया? टेलीग्राम चैनल है। और मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पर कम से कम अभी तक 3000 प्लस जो है विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हैं, और रोज रात को 10 बजे यहां पर निशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। एकदम फ्री है सभी के लिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है हर कोई जो है वो पैसे नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है वो निशुल्क टेस्ट सीरीज भी चल रही है ऑब्जेक्टिव की। तो आप इसे जुड़कर उस टेस्ट सीरीज से जुड़ें और अपना आकलन खुद स्वयं करें, क्योंकि स्वयं का आकलन ही आपको बताएगा कि आप कितना दूध में हैं और कितना पानी में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कमेंट जरूर करें, और आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर उसको हल करने का अगले वीडियोस में जो है पूरा प्रयास करूंगा। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है बिल्कुल हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, या कोई भी आपके मन में सवाल उठता है तो फिर हम और मिलेंगे इन्हीं वीडियोस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।